प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की वीडियो में फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो 30 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं उसी का तीसरा वीडियो है ये। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी पहले के 20 क्वेश्चन हम पहले दो वीडियो में चर्चा कर चुके। क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। आंसर इज द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी. In the traditional conception of security, the greatest danger to a country is from military threats from outside and inside also. जब हम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं तो हम मिलिट्री थ्रेट्स की बात कर रहे होते हैं। वह विद इन द कंट्री भी हो सकता है और आउटसाइड भी कंट्री भी हो सकता है। This may endanger the core values of sovereignty, independence and territorial integrity. इस थ्रेट में, ट्रेडिशनल थ्रेट में, जो मिलिट्री थ्रेट के रूप में होता है उसमें स्टेट की जो कोर वैल्यूज हैं जैसे कि सोवेरेनिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसको खतरा होता है। मिलिट्री एक्शंस also endangers the lives of ordinary citizens. और जब कोई इस तरह का मिलिट्री थ्रेट होता है तो उस राज्य के, उस देश के जो असामान्य जनता है उनकी लाइफ भी खतरे में पड़ जाती है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज आल्सो कंसर्न्ड विथ इंटरनल सिक्योरिटी. इट मे थ्रेटन्ड बाय सिविल वार एंड इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट. इसके अंदर, देश के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता है या कोई सिविल वार जैसी स्थिति है उसको भी हम शामिल करते हैं ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के अंतर्गत। जो सेकंड पार्ट है नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स एंड डेंजर्स अफेक्टिंग द कंडीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी का जो एरिया है वो ब्रॉडर है। इसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लेकर के जो भी डेंजर या थ्रेट्स आते हैं वो सभी इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। इसका एरिया ब्रॉड हो जाता है। मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी आर नॉट जस्ट द स्टेट बट आल्सो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज और इंडीड ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड. तो जब हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं तो हम केवल स्टेट को, डेंजर को, थ्रेट्स को बात नहीं कर रहे होते हैं। हम इसके अंदर एक इंडिविजुअल व्यक्ति या पूरी ह्यूमैनिटी को जो खतरा है उसकी भी बात हम कर रहे होते हैं, उसकी भी डेंजर को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। देयरफॉर इसलिए इट हैज बीन कॉल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी. इन नॉन ट्रेडिशनल नोशंस थ्रेट्स मे बी सच एज टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल पॉवर्टी, माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब भी हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं जिससे कि मानवता के, ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस को खतरा हो सकता है। तो ये था ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी को डिफाइन करना, उसके बीच डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन द नीड फॉर कोऑपरेटिव सिक्योरिटी as a necessity in dealing with possible contemporary threats to the nations and suggest the method to achieve it. बहुत ही अच्छा पॉइंट है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। तो अभी हम पहले क्वेश्चन में पढ़ रहे थे नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। उसके अंतर्गत जिन खतरों की हमने बात की जैसे टेररिज्म, ग्लोबल पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज है, ये ऐसे थ्रेट्स हैं जिनको कोई एक देश अकेले इनको काउंटर नहीं कर सकता है। इट रिक्वायर्ड द कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज. दुनिया के सभी देशों के सरकारें मिल करके ही इन खतरों को काउंटर कर सकती हैं। इनमें आपस में, देशों के बीच, सरकारों के बीच आपस में सहयोग, कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इसी को हम कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का टर्म देते हैं। द आंसर इज
Dealing with the many non-traditional threats to security requires cooperation rather than military confrontation. तो इस तरह के जो खतरे हैं, जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, इनको हम मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के द्वारा, मिलिट्री पावर के द्वारा हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते हैं. इट रिक्वायर कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट्स एट ग्लोबल लेवल. व्हाई इट इज नेसेसरी? The need of cooperative security to deal with non-traditional threats, to maintain national and international peace, and to control migration. ये जो है इसीलिए इन सभी समस्याओं को डील करने के लिए हमें कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की जरूरत है, देशों के बीच सहयोग की जरूरत है. तो व्हाट विल बी द मेथड टू अचीव कोऑपरेटिव सिक्योरिटी? क्या करना चाहिए हमें? इंटरनेशनल कोऑपरेशन में बी बायलैटरल, रीजनल, कॉन्टिनेंटल और ग्लोबल. जो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में हम जो कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, वह बायलैटरल कोऑपरेशन भी हो सकता है, रीजनल कोऑपरेशन भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल कोऑपरेशन भी हो सकता है, ग्लोबल कोऑपरेशन भी हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द थ्रेट्स. किस प्रकार का थ्रेट्स है. अगर ग्लोबल लेवल पे है तो ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, रीजनल लेवल पे है तो रीजनल कोऑपरेशन से काम चल जाएगा. इट मे आल्सो इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ अदर प्लेयर्स. तो ध्यान रखना है कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें केवल सरकारें ही नहीं शामिल होती हैं, इसमें और भी प्लेयर शामिल होते हैं, सच एज international organizations like UN, WHO, IMF, World Bank, etc. Non-government organizations like Amnesty International, the Red Cross, private foundations, charities, churches, organizations, and great personalities may also be involved इन कोऑपरेटिव सिक्योरिटी. जब हम इसको बात कर रहे होते हैं तो इन लोगों की भी, इन संस्थाओं की भी इसमें सहयोग की जरूरत पड़ती है. कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में आल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स एज ए लास्ट रिसोर्ट. और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में जिसकी बात कर रहे होते हैं हम, तो उसमें यूज ऑफ फोर्स, बल प्रयोग जो है अंतिम विकल्प के रूप में उसका यूज किया जा सकता है. तो आज के दौर में, आज के समय में, जिस ग्लोबल वर्ल्ड में, ग्लोबल विलेज की हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस आ गई हैं जिनके लिए अकेले कोई देश जो है वो कैपेबल नहीं है. तो इसीलिए ग्लोबल लेवल पर हमें कोऑपरेशन की जरूरत है टू डील विथ सच टाइप ऑफ थ्रेट्स. Next question, question number 23. What are the choices available to a state when its security is threatened, according to a traditional security perspective? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि युद्ध की स्थिति में अगर किसी देश की सिक्योरिटी को थ्रेट होता है, उसके कोर वैल्यूज के लिए थ्रेट होता है, तो उस समय उस देश के पास कौन कौन से चॉइसेज अवेलेबल होते हैं. So the traditional security perspective emphasizes compromises to limit the violence by giving the following three choices to the state if its security is threatened. So first choice is to surrender. पहला चॉइस है कि गवर्नमेंट may choose to surrender when actually confronted by war, but they will not advertise this as the policy of the country. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किसी देश के पास एक विकल्प होता है कि अगर कोई दूसरा देश उसके ऊपर अटैक करता है तो वार की स्थिति में वह सरेंडर कर सकता है. उसको लगता है स्थिति में वार करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वह जो है सरेंडर कर सकता है. लेकिन कोई भी देश इसको एक सिक्योरिटी पॉलिसी के रूप में एडवर्टाइज नहीं करना चाहता है. सेकेंड ऑप्शन इज टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वार टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल. दूसरा ऑप्शन है कि देश जो अटैक करने वाला देश है उसको ये दिखाए कि अगर तुमने अटैक किया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत
चुकानी पड़ेगी, और इस तरह वह ये डर दिखा करके अटैक करने वाले देश को युद्ध करने से रोक सकता है। इसी को हम डिटरेंस के नाम से भी जानते हैं। थर्ड ऑप्शन इज टू डिफेंड इटसेल्फ व्हेन वार एक्चुअली ब्रेक्स आउट so as to deny the attacking country its objective and to turn back or defeat the attacking forces altogether। और तीसरा विकल्प है कि अगर युद्ध छिड़ जाए, युद्ध को टाल नहीं पाते हैं, तो अपनी पूरी क्षमता के साथ उसका जवाब देना और अटैकिंग कंट्री को उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करने देना। ये देश की पॉलिसी, तीसरी ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है। द फोर्थ, hence the state's security policy is concerned with preventing war, which is called deterrence, and with limiting the ending war, which is called defense। 24, describe India's stand on global environmental issue। ग्लोबल लेवल पर जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत ही बड़ा मुद्दा है। उस पर इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स उस मुद्दे पर लिए हैं। तो इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002। इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल में जो सहमति बनी थी उसके ऊपर अपनी साइन अगस्त 2002 में कर दी। इंडिया इज वन ऑफ द व्यू दैट per capita emission rates of the developing countries are a teeny fraction of those in the developed world। भारत का मानना है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनके द्वारा जो इमिशन रेट्स है वह डेवलप्ड कंट्री के जो इमिशन रेट है पर कैपिटा उसका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है, बहुत छोटा सा भाग जो डेवलपिंग कंट्रीज प्रोड्यूस करती है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन यानी डेवलपिंग कंट्री का जो कंट्रीब्यूशन है गैस इमिशन में वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्री। इंडिया इज ऑफ द व्यू that the developed countries are responsible for most of the historical and current greenhouse gas emission and emphasizes that the economic and social developments are the first and overriding priority of the developing country। भारत का मानना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इस समय वर्तमान में या ऐतिहासिक रूप से भी जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुआ है वो उसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी डेवलप्ड कंट्रीज की है। और डेवलप्ड कंट्री की जो प्रायोरिटी है, जो डेवलपिंग कंट्री की प्रायोरिटी है वह डेवलपमेंट है। इसीलिए हम पर इस कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए फॉर द सेक ऑफ द इन्वायरमेंट। डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट हेल्प डेवलपिंग कंट्री टू मेट देयर कमिटमेंट। और ऐसी स्थिति में डेवलप्ड कंट्री जो है उनको डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करनी चाहिए। इंडिया इज आल्सो ऑफ द व्यू दैट द सार्क कंट्रीज शुड अडॉप्ट अ कॉमन पोजीशन ऑन मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज। भारत का यह भी मानना है कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं, सार्क कंट्री के देश हैं, वो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज के ऊपर अपना एक कॉमन स्टैंड लें, कॉमन पोजीशन अडॉप्ट करें। The Indian government is participating in global efforts through a number of programs like the National Auto Fuel Policy, which mandates cleaner fuels for vehicles। भारत की सरकार ने ग्लोबल लेवल पर जो भी प्रयास हुए हैं उनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। जैसे कि भारत ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी बनाई जिसमें अब व्हीकल्स के लिए क्लीन फ्यूल्स की को मैंडेटरी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एम्स टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। भारत ने 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास किया जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने की प्रयास किए गए थे।
The Electricity Act 2003 encourages the use of renewable energy. भारत में एक्ट बना करके 2003 ने रिन्यूएबल एनर्जी पर को प्रमोट करने की, इंकरेज करने की बात की गई। इंडिया इज इंपोर्टिंग नेचुरल गैस एंड इंकरेजेज द एडॉप्शन ऑफ क्लीन फ्यूल पॉलिसी। भारत लगातार नेचुरल गैस को इंपोर्ट कर रहा है और क्लीन फ्यूल पॉलिसी को, एडॉप्शन को इंकरेज कर रहा है। द इंडियन गवर्नमेंट इज कीन टू लॉन्च द नेशनल मिशन ऑफ बायोडीजल। भारत बायोडीजल, नेशनल मिशन ऑफ बायोडीजल को लॉन्च करने का इच्छुक है। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। ये इतने स्टेप्स जो है इंडिया ने लिए हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, जो भारत के कमिटमेंट को दिखाता है, उसके कंट्रीब्यूशन को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द 3 इन्वायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा सकता है कि व्हाई हैव इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बिकम द प्रायोरिटी कंसर्न ऑफ स्टेट सिंस 1990। हम देखेंगे कि 1970 से पहले ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट और इन्वायरमेंट कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। 1970s के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो है, सब्जेक्ट जो है, वो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज हो गया है। आज वो मेजर कंसर्न है। 70 से पहले इस पर बात नहीं होती थी। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वो कौन से कारण हैं जिनके कारण जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है वह ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है। तो कुछ रीजन है इसके। फर्स्ट, कल्टिवेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड आर लिमिटेड। जो कृषि योग्य भूमि है दुनिया के पास वो लिमिटेड है। एंड देयर इज लेस स्कोप टू एक्सपेंड इट, और इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। इट इज आल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर लैंड इज लूजिंग फर्टिलिटी एंड इज ओवर हार्वेस्टेड। और ये जो लैंड है वो भी धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी को लूज कर रहा है और ओवर हार्वेस्टिंग हो रही है। सेकेंड इशू रिलेटेड टू access to safe water and sanitation are very important. According to a UNDP report, 1.2 billion people in the developing countries have no access of safe water and 2.6 billion have no access to sanitation. दूसरा जो पॉइंट है वह साफ पानी, पीने योग्य पानी और स्वच्छता से संबंधित है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार 1.2 बिलियन लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है और 2.6 बिलियन लोगों के पास सफाई, स्वच्छता नहीं है। फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, नेचुरल फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो मेजर फैक्टर है और उसी के कारण, फॉरेस्ट के कारण इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, जो हम सभी के लिए, नॉट ओनली फॉर बायोडाइवर्सिटी, फॉर ह्यूमन बीइंग और फॉर ह्यूमन काइंड, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन आवर नेचुरल फॉरेस्ट्स। नहीं तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वह एक बहुत बड़े खतरे के रूप में हम सबके सामने आ ही गया है। हम उसको देख ही रहे हैं, उसके जो दुष्परिणाम है हम देख पा रहे हैं अभी। तो ये मेजर कंसर्न है हमारे ग्लोबल पॉलिटिक्स का। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन में अफेक्ट क्लाइमेट चेंज। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसका अफेक्ट हमें क्लाइमेट चेंज के रूप में दिखाई देता है और वह
डाइवर्सिटी को भी अफेक्ट। A steady decline in the total amount of ozone in the Earth's stratosphere poses a real danger to ecosystem और human health। और पर्यावरण का जो सबसे बड़ा कंसर्न आया है वह है ओजोन लेयर का डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, और ये जो है इकोसिस्टम के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए एक बहुत ही रियल डेंजर के रूप में सामने आया है। कोस्टल वाटर्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉल्यूटेड। जो कोस्टल एरियाज हैं वह लगातार जो है वो पोल्यूशन उसका बढ़ रहा है ड्यू टू लैंड बेस्ड एक्टिविटीज। इट मे कॉज डिटोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ द मैरीन इन्वायरमेंट, और इस तरह यह समुद्री पर्यावरण जो है उसके लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Examine 4 important components of traditional notion of security। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो 4 important components of the traditional notion of security are: security policy is concerned with preventing war, which is called deterrence। तो पहला जो कंपोनेंट है वो डिटरेंस है। इफ द वार हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द नेशंस फाइट अगेंस्ट द एनिमी एंड डिफेंड देम। अगर फिर भी डिटरेंस के बावजूद भी अगर वार स्टार्ट हो जाता है तो उस देश को युद्ध करना चाहिए और अपना बचाव करना चाहिए। Balance of power is third component of the traditional notion of security, and the best way of maintaining balance of power is to build up one's military power। तो बैलेंस ऑफ पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी का, और बैलेंस ऑफ पावर के लिए सबसे अच्छा जो रास्ता है वह है अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना, बिल्डअप करना। और इसके लिए नेशंस इवन ट्राई टू कल्टीवेट क्लोज फ्रेंडशिप विथ देयर एनिमीज एनिमी। ये भी एक स्ट्रेटजी है कि हम दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। तो जो एनिमी कंट्री है उसके एनिमी से हम अपनी क्लोज फ्रेंडशिप बना लें, तो ये भी एक बहुत बड़ी बैलेंस ऑफ पावर की स्ट्रेटजी हो सकती है। अगला जो है अलायंस बिल्डिंग इज अनदर ट्रेडिशनल कंपोनेंट ऑफ सिक्योरिटी। गठबंधन बना करके, फॉर एग्जाम्पल NATO was established by the US and the Warsaw Pact was created by the USSR। जिस तरह से कोल्ड वार के टाइम में यूएस और यूएसएसआर ने अपने अलायंस बनाए थे, मिलिट्री अलायंस बनाए थे बैलेंस ऑफ पावर के लिए। क्वेश्चन नंबर 27। डिफाइन द इंडिजिनस पीपल एंड हाईलाइट एनी 2 थ्रेट्स टू देयर सर्वाइवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The UN defined indigenous population as comprising the descendants of people who inhabited the present territory of the country at the time when persons of the different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the world and overcame them। तो यूएन ने जो डिफिनेशन दी है इंडिजिनस पॉपुलेशन की वो ये है कि किसी देश में बहुत पहले से रहने वाले लोग, जिनके पूर्वज बहुत पहले से रहते थे, जब बाहर से लोग आए उनसे पहले से जो लोग वहां रह रहे हैं उनको इंडिजिनस पॉपुलेशन के रूप में डिफाइन किया गया है। क्या थ्रेट्स है इनके सर्वाइवल के लिए? इनकी अपनी चैलेंजेस है कि द इंडिजिनस पीपल इन द वर्ल्ड डिमांड टू बी ट्रीटेड एज इक्वल। ये कहा गया है कि इनकी सबसे बड़ी पहली डिमांड है कि इनको दूसरे लोगों के जैसा ही समान व्यवहार किया जाना चाहिए। दे अपील टू गवर्नमेंट टू कम टू टर्म्स विद द कंटिन्यूइंग एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिजिनस नेशंस एज इंड्यूरिंग कम्युनिटीज विथ एन आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन।
गवर्नमेंट से इनकी अपील है, डिमांड है कि इनकी अपनी आइडेंटिटी के साथ ही इनके राज्य की पहचान हो। द लॉस ऑफ लैंड which also means the loss of an economic resource base is the most obvious threat to the survival of indigenous people। जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो जंगलों में रहती है मेनली, और उनके सर्वाइवल के जो मेन सोर्स है, जो उनका मेन इकोनॉमिक रिसोर्स बेस है, वह जंगल ही है। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वही उनके मेन जो है बेस है इकोनॉमिक रिसोर्स का। तो जो है इनकी डिमांड है और वही थ्रेट है कि धीरे धीरे लोग जो है डेवलपमेंट के नाम पर इनके रिसोर्सेज को धीरे धीरे हथियाते जा रहे हैं। Although they enjoy constitutional protection in the political representation, अपने देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन में इनके जो पॉलिटिकल राइट्स है उसको प्रिजर्व किया गया है, उसको मेंशन किया गया है। बट दे हैव नॉट गॉटन मच ऑफ द बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट इन द कंट्री। लेकिन जो सोशल बेनिफिट्स है उनका लाभ इन तक नहीं पहुंच पाया है। दे हैव पेड अ ह्यूज कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट सिंस दे आर द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप अमंग द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सिंस इंडिपेंडेंस। और देखा गया है कि जितने भी सरकार के द्वारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए गए हैं उनका सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा कीमत इन्हीं पॉपुलेशन को चुकानी पड़ी है और उसके बदले उनको कंपेंसेट नहीं किया गया है। तो ये इनके सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट्स है। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के मुख्य कारण क्या क्या हैं, किस कारण से ग्लोबलाइजेशन आज दुनिया में फैला हुआ है। तो मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर एज फॉलोज। टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड एंड फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके कारण जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन है उसकी स्पीड जो है वो बहुत बढ़ गई है और इसलिए ग्लोबलाइजेशन भी बहुत तेजी से फैला है। Interconnectedness with the rest of the world due to the availability of improved communication। टेक्नोलॉजी के कारण और जो कम्युनिकेशन के फील्ड में जो रिवॉल्यूशन आया है उसके कारण पूरी दुनिया के लोग इंटरकनेक्टेड हुए हैं। सभी एक दूसरे में आज हम फेसबुक और इंटरनेट के थ्रू दुनिया के देशों के साथ जुड़े हुए हैं। तो इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ा है। Disintegration of the USSR and promotion of Western liberal capitalist ideology in a unipolar world। 1990s में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और तो यानी डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ जो कम्युनिज्म है वह भी दुनिया से लगभग खत्म हो गया और पूरी दुनिया में वेस्टर्न लिबरल कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का फैलाव हुआ, उसका पूरी दुनिया के ऊपर असर हुआ और ग्लोबलाइजेशन का जमाना पूरी दुनिया के ऊपर छा गया। द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO इन इंटीग्रेटिंग देयर इकोनॉमीज विद द मार्केट ओरिएंटेड वर्ल्ड इकोनॉमी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके मेन लीडर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं हैं, तो इन्होंने जो है इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। और द एबिलिटी ऑफ पीपल, आइडियाज, कैपिटल एंड कम्युनिटीज टू मूव इजिली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है हाईली इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। जो है ये एबिलिटी जो है इसकी स्पीड बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनालाइज पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। जब एक्चुअली हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर रहे होते हैं तो हम स्टेट की बात कर रहे होते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का स्टेट पावर के ऊपर कितना जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसमें तीन तरह के जो है विचार आते हैं, तीन तरह के लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन इरोजन ऑफ द स्टेट पॉलिसी।
कुछ लोग कहते हैं कि जो स्टेट कैपेसिटी है उसमें इरोजन हुआ है, वो इरोड हुआ है। द ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू अ मोर मिनिमलिस्ट स्टेट। दोनों टर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है जिसमें पूरी इकोनॉमिक जो है वो स्टेट कंट्रोल्ड होती है, और स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी में स्टेट सोशल वेलफेयर के लिए विशेष रूप से व्यवस्था कर पाता है द नीडी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण वेलफेयर स्टेट जो है वो उसमें स्टेट कैपेसिटी कम हुई है। स्टेट अब मिनिमलिस्ट स्टेट बन गया है, मतलब राज्य केवल कुछ सीमित क्षेत्रों तक अपने काम को कर पा रहा है, लिमिट कर दिया गया है। केवल लॉ एंड ऑर्डर एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाले मामले राज्य के पास है, बाकी सब कुछ मार्केट कंट्रोल्ड हो गया है। इन प्लेस ऑफ द वेलफेयर स्टेट it is a market that becomes the prime determinant of economic and social priorities। जैसा कि पहले बताया कि अब वेलफेयर स्टेट की जगह पर मार्केट जो है वह प्राइम डिटरमिनेंट बन गया है इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज के लिए। अब मार्केट इसको फिक्स कर रहा है कि विच इज द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। The entry and the increased role of MNCs all over the world lead to a reduction of the capacity of government to take decision on their own। अब पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के कारण MNCs का फैलाव हुआ है, और जो MNCs है मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इंटरनेशनल रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करती है, और उनके मामले में राज्य की जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो कम हुई है। जो दूसरा ओपिनियन है वो ये कहता है कि डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। दूसरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण स्टेट कैपेसिटी कम नहीं हुई है। कैसे? द स्टेट कंटिन्यूज टू डिस्चार्ज इट्स इसेंशियल फंक्शंस लाइक लॉ एंड ऑर्डर। ये स्टेट आज भी ग्लोबलाइजेशन के जमाने में भी लॉ एंड ऑर्डर जैसी जरूरी फंक्शंस है वो स्टेट्स ही उसको डिस्चार्ज करता है। और स्टेट अगर चाहे तो स्टेट कैन विथड्रॉ फ्रॉम सर्टेन डोमेन्स फ्रॉम विच इट विशेज टू। और राज्य की अगर कोई इच्छा है, राज्य चाहता है तो वो कुछ डोमेन से अपने आप को विथड्रॉ कर सकता है, मना कर सकता है। तो ये भी एक ओपिनियन है। और तीसरा एक और ओपिनियन है जिसके अकॉर्डिंग स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड अ बूस्ट। वो कहता है ग्लोबलाइजेशन के कारण स्टेट कैपेसिटी बढ़ी है, राज्य की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। कैसे? कि विथ इनहांस्ड टेक्नोलॉजीज द स्टेट कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सिटीजन। कह रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन के कारण टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो इन्हांसमेंट आई है उसके कारण स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो बहुत ही अच्छी तरह से कलेक्ट कर पाता है। और स्टेट्स हैव बिकम मोर पावरफुल देन दे वर अर्लियर एज एन आउटकम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। और इस तरह की नई टेक्नोलॉजी आने से स्टेट जो है और पावरफुल हुआ है। तो ये तीन जो ओपिनियन है स्टेट कैपेसिटी को लेकर के हमारे सामने आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एनालाइज द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग नेशन। जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर क्या इकोनॉमिक इफेक्ट आए हुए हैं। तो द ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज ट्रेड इन कमोडिटीज अक्रॉस द ग्लोब। The restriction imposed by the different countries on the imports of other countries have been reduced। ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया में कमोडिटीज का जो ट्रेड है वो बढ़ा है, और जो देश जो है इन कमोडिटीज के इंपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उनमें कमी आई है। सेकेंड पॉइंट, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस कंट्रीज
हैव आल्सो बीन रिड्यूस्ड। जो कैपिटल का मूवमेंट है उस पे भी जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें भी कमी आई है। दस इन्वेस्टर्स इन रिच कंट्रीज कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन अदर कंट्रीज, पार्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज, वेयर दे गेट बेटर रिटर्न्स। और इस रिस्ट्रिक्शन के कमी होने के कारण जो विकसित देशों के इन्वेस्टर्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में आसानी से पैसा लगा पा रहे हैं। Third point, globalization has led to the spread of ideas such as internet and computer related services. And fourth point, globalization has led to an increase in the movement of people. लोगों का जो आवागमन है वो बढ़ा है for the employment, for the education. For example, about 3 lakh Indians are working in Silicon Valley in the USA. और हम एक ही बात करें, एग्जाम्पल लें यूएसए का, तो यूएसए के सिलिकॉन वैली में लगभग 3 लाख इंडियन लोग काम करते हैं। तो ये जो है ग्लोबलाइजेशन का जो इकोनॉमिक पॉजिटिव इकोनॉमिक इफेक्ट है ऑन डेवलपिंग नेशन, इसको हमने इस क्वेश्चन में देखा। तो प्यारे बच्चों, आपकी जो फर्स्ट बुक है क्लास 12th की कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इन 3 वीडियोज के अंदर चर्चा की है। आप हमें पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप बहुत ही अच्छी तरह से देख लेंगे और निश्चित रूप से ये 30 क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और आप इसी आंसर के आधार पर दूसरे कई प्रश्नों के आंसर भी दे पाएंगे। तो बिल्कुल आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह देखेंगे और आप बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत ही अच्छा और परफॉर्म करेंगे।